क्या आपने कभी सोचा है माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट जैसे लेजेंड्स में ऐसा क्या था जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था? टैलेंट नहीं, क्योंकि टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है। हम सब अपनी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, जॉब में, बिजनेस में, फिटनेस में, किसी भी गोल में। लेकिन ज्यादातर लोग एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं, प्रेशर से बचने लगते हैं। और जो लोग जेन्युइनली टॉप पर पहुंचते हैं, उनमें ऐसी क्या चीज होती है जो बाकी सब में मिसिंग होती है? टिम एस. ग्रोवर, जिन्होंने माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रायंट और ड्वायने वेड जैसे लेजेंड्स को ट्रेन किया, अपनी किताब रिलेंटलेस में एग्जैक्टली यही सीक्रेट शेयर करते हैं। अगले कुछ मिनट्स में हम समझेंगे क्लीनर, क्लोजर और कूलर का फर्क, इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना, प्रेशर को फ्यूल बनाना और वो माइंडसेट जो किसी भी इंसान को ट्रूली अनस्टॉपेबल बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 की क्लीनर्स, क्लोजर्स, कूलर्स। हर फील्ड में लोग 3 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। कूलर्स, जो अच्छा करते हैं लेकिन दूसरों पर डिपेंड करते हैं। क्लोजर्स, जो प्रेशर में डिलीवर करते हैं अगर उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले। और क्लीनर्स, जो खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और बिना बताए रिजल्ट दे देते हैं। ये हायरार्की टैलेंट की नहीं, माइंडसेट की है। ग्रोवर अपने दशकों के एक्सपीरियंस से बताते हैं कि सक्सेस का लेवल टैलेंट से नहीं, इस 3 तरह की मेंटालिटी से डिसाइड होता है। एक कूलर कॉशियस होता है, वो देखता है दूसरे क्या कर रहे हैं, फिर फॉलो करता है। प्रेशर ज्यादा बढ़ने पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देता है। एक क्लोजर भरोसेमंद होता है, सही सिचुएशन में सही इंस्ट्रक्शंस के साथ वो गेम जिता सकता है। लेकिन एक क्लीनर अलग ही लेवल पर होता है, उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपॉर्चुनिटी बनाता है। और जब सब लोग इमरजेंसी बटन दबाते हैं तब भी वो काम रहता है, क्योंकि उसके लिए ये इमरजेंसी है ही नहीं, ये सिर्फ उसका नॉर्मल काम है। मान लीजिए एक चैंपियनशिप मैच के फाइनल मिनट्स में कोच अपने बेस्ट प्लेयर को बॉल देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये प्लेयर प्रेशर में भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करेगा, बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के, बिना किसी हाइप टॉक के। वही प्लेयर बाद में कहता है, मुझे किसी ने कभी पुश नहीं किया, मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा पुशर हूं। यही क्लीनर की निशानी है। अगर एक ऑफिस प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल ले, तो कूलर एम्प्लॉय डेडलाइन से पहले स्ट्रेस में आकर अपना काम किसी सीनियर को फॉरवर्ड कर देता है। क्लोजर एम्प्लॉय डेडलाइन मीट कर लेता है, लेकिन सिर्फ तब जब मैनेजर हर स्टेप क्लियरली डिफाइन करे। क्लीनर एम्प्लॉय बिना किसी इंस्ट्रक्शन के खुद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, खुद सोल्यूशन बनाता है और डेडलाइन से पहले डिलीवर करता है, बिना किसी से पूछे। साइकोलॉजी में ये लोकस ऑफ कंट्रोल और सेल्फ एफिक्सिंग कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। जो लोग अपनी सक्सेस को एक्सटर्नल वैलिडेशन या सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर नहीं करते, उनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली हाई रहता है, चाहे कंडीशंस कैसी भी हों। अपनी करंट अप्रोच को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें। क्या आप रिजल्ट्स के लिए किसी और के मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शंस या अप्रूवल का वेट करते हैं? जितना आप इस डिपेंडेंसी को कम करेंगे, उतना आप क्लीनर की तरफ बढ़ेंगे। आज एक काम चुनें जिसके लिए आप नॉर्मली किसी से गाइडेंस मांगते हैं, और उसे बिना किसी से पूछे अपने डिसीजन से कंप्लीट करें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपने काम में ऑब्जर्व करें, किस किस जगह आप कूलर या क्लोजर की तरह एक्ट करते हैं। दिन 3 से 5 में रोज एक डिसीजन खुद लें, बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन के। दिन 6 और 7 में रिव्यू करें, क्या कॉन्फिडेंस और ऑनरशिप बढ़ा। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में अपनी करंट मेंटालिटी, कूलर, क्लोजर या क्लीनर ऑनेस्टली असेस करें। वीक 2 में एक प्रोजेक्ट में फुल ऑनरशिप लें, बिना किसी से अप्रूवल मांगे। वीक 3 में प्रेशर सिचुएशंस में खुद को काम रखना प्रैक्टिस करें। वीक 4 में अपना ग्रोथ रिव्यू करें, क्या आप कम डिपेंडेंट हुए। रोज खुद से पूछें, आज मैंने कितना काम खुद की इनिशिएटिव से किया और कितना किसी के इंस्ट्रक्शन का वेट किया। रिफ्लेक्ट करें, आप अपनी लाइफ के किस एरिया में सबसे ज्यादा कूलर की तरह एक्ट करते हैं और क्यों।
अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, बोर्न बैड टॉट टू बी गुड। हमारे अंदर नेचुरली एक रॉ इंस्टिंक्टिव ड्राइव होती है जो बचपन में खुलकर दिखती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें कंप्लायंट और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इस रॉ इंस्टिंक्ट को दबाना सिखाती है। रिलेंटलेस लोग वही इंस्टिंक्ट वापस एक्सेस करना सीख लेते हैं। ग्रोवर का आर्ग्यूमेंट है कि बच्चे नेचुरली रिलेंटलेस होते हैं। जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वो पूरी तरह बिना रुकावट के उस चीज के लिए पुश करते हैं। कोई गिल्ट नहीं, कोई ये ठीक नहीं है कि सोच नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि अपनी रॉ डिजायर्स, अपनी टू मच एनर्जी को कंट्रोल करें, नॉर्मल दिखें। ये कंडीशनिंग जरूरी है सोसाइटी में रहने के लिए। लेकिन इसी प्रोसेस में हमारी रिलेंटलेस ड्राइव भी दब जाती है। असली काम यह है कि हम उस दबी हुई इंस्टिंक्ट को वापस ढूंढें, बिना डिस्ट्रक्टिव हुए, लेकिन बिना अपोलोजाइज किए भी। मान लीजिए एक एथलीट अपने करियर के अर्ली इयर्स में अपनी रॉ एग्रेशन के लिए बार बार टू इंटेंस कहा जाता है। कोचेस उसे काम डाउन करने को कहते हैं। सालों बाद जब वो अपनी इस रॉ इंटेंसिटी को वापस एम्ब्रेस करता है, कंट्रोल के साथ लेकिन दबाए बिना, उसकी परफॉर्मेंस एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। एक प्रोफेशनल अपने करियर के शुरू में बहुत एम्बिशियस था, लेकिन कोलीग्स और मैनेजर्स ने बार बार उसे पेशेंस रखो, इतना अग्रेसिव मत बनो कहा। धीरे धीरे उसकी ड्राइव कम हो गई। जब वो अपनी ओरिजिनल एम्बिशन को रिकनेक्ट करता है, बिना रूड हुए लेकिन बिना अपोलोजाइज किए भी, उसकी ग्रोथ वापस तेज हो जाती है। साइकोलॉजी में ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के सोशलाइजेशन वर्सेस ऑथेंटिसिटी टेंशन से जुड़ा है। सोशल कंडीशनिंग जरूरी होती है, लेकिन एक्सेसिव सप्रेशन से लोग अपनी कोर ड्राइव और ऑथेंटिक सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अपने आप से पूछें, मेरी वो कौन सी नेचुरल ड्राइव थी जो मुझे थोड़ा कम करो कहा गया, और क्या वही ड्राइव मुझे अभी चाहिए? अभी एक मेमोरी याद करें जब आपको इतना इंटेंस मत बनो कहा गया था, और सोचे कि अगर आप उस इंटेंसिटी को कंट्रोल्ड तरीके से वापस लाएं तो क्या बदलेगा। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी बचपन की नेचुरल ड्राइव या पैशन याद करें। दिन 3 से 5 में रोज उस ड्राइव का एक छोटा हिस्सा अपने करंट काम में कॉन्शियसली ले आए। दिन 6 और 7 में नोट करें, क्या एनर्जी और मोटिवेशन बढ़ी। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में अपनी सप्रेस्ड ड्राइव आइडेंटिफाई करें। वीक 2 में उसे कंट्रोल्ड तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू करें। वीक 3 में किसी बड़े गोल में इस ड्राइव को फुली अप्लाई करें। वीक 4 में अपना ओवरऑल इंटेंसिटी और ऑथेंटिसिटी का रिव्यू करें। रोज पूछें, आज मैंने अपनी रॉ ड्राइव कितनी एक्सप्रेस की, कितनी दबाई। रिफ्लेक्ट करें, आपकी वो कौन सी नेचुरल इंटेंसिटी है जो आपने सोशली एक्सेप्टेबल होने के नाम पर दबा दी। अब आते हैं चैप्टर 3 पर, द केज्ड लायन। कंफर्ट और सेफ्टी इंसान को धीरे धीरे केज्ड, कैद बना देती है। जैसे एक जू का शेर जो शिकार करना भूल जाता है क्योंकि उसे रोज फ्री में खाना मिल जाता है। रिलेंटलेसनेस के लिए उस केज से बाहर निकलना जरूरी है। ग्रोवर एक पावरफुल एनालॉजी देते हैं। जंगल का शेर रोज शिकार करता है, अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट शार्प रखता है। जू का शेर, जिसे रोज बिना एफर्ट के खाना मिलता है, अपनी वही इंस्टिंक्ट धीरे धीरे खो देता है। वो लेथार्जिक हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। इंसान भी वैसे ही होते हैं। जब लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, हम अपनी ड्राइव, अपनी हंगर, अपनी एज खो देते हैं। रिलेंटलेस लोग जानबूझकर अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रखते हैं ताकि उनकी इंस्टिंक्ट शार्प बनी रहे। मान लीजिए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपनी कंपनी की स्टेबल सक्सेस के बाद रियलाइज करता है कि उसकी एनर्जी और क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। वो जानबूझकर खुद के लिए नए रिस्की चैलेंजेस क्रिएट करता है, नए मार्केट एक्सप्लोर करता है जहां सफलता गारंटीड नहीं है। उसकी हंगर वापस आ जाती है। अगर एक एथलीट जो कंसिस्टेंटली जीत रहा है कंफर्ट में आकर अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी कम कर देता है तो उसकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। दूसरा एथलीट
चाहे वो भी जीत रहा हो, जानबूझकर अपनी ट्रेनिंग को और टफ बनाता है, नए कॉम्पिटिटर्स ढूंढता है। दूसरा एथलीट अपनी पीक परफॉर्मेंस ज्यादा देर तक मेंटेन करता है। ये साइकोलॉजी के हीडोनिक एडेप्टेशन कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। जब हमारी जिंदगी में कंफर्ट स्टेबल हो जाती है, हमारी मोटिवेशन और ड्राइव नेचुरली कम हो जाती है, जब तक हम कॉन्शियसली नए चैलेंजेस क्रिएट ना करें। अपनी लाइफ में रेगुलरली खुद से पूछें, क्या मैं अभी कंफर्ट में हूं? अगर हां, तो मैं खुद को कौन सा नया चैलेंज दे सकता हूं? अभी अपनी करंट कंफर्ट जोन का एक एरिया चुनें और आज एक छोटा अनकंफर्टेबल चैलेंज खुद को दें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपनी करंट कंफर्ट जोन्स आइडेंटिफाई करें। दिन 3 से 5 में रोज एक अनकंफर्टेबल ग्रोथ ड्राइविंग एक्शन लें। दिन 6 और 7 में नोट करें, क्या आपकी एनर्जी और फोकस वापस शार्प हुए? 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में अपनी केज्ड एरियाज की लिस्ट बनाएं। वीक 2 में एक एरिया में जानबूझकर डिफिकल्टी बढ़ाएं। वीक 3 में नया चैलेंज कंसिस्टेंटली परस्यू करें। वीक 4 में अपनी ओवरऑल ड्राइव और हंगर का रिव्यू करें। रोज पूछें, आज मैंने खुद को कितना कंफर्टेबल रखा, कितना चैलेंज दिया? रिफ्लेक्ट करें, आपकी लाइफ का कौन सा एरिया जू का शेर बन चुका है, जहां आपने अपनी हंगर खो दी है? अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स। जब आप किसी फील्ड में ट्रूली मास्टर बन जाते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं, आप सिर्फ जानते हैं। ओवरथिंकिंग असल में उस इंस्टिंक्ट को ब्लॉक करता है जो आपने सालों की प्रैक्टिस से डेवलप किया है। ग्रोवर एक्सप्लेन करते हैं कि लर्निंग के शुरुआती स्टेजेस में हम कॉन्शियसली सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं, ये जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपर्टीज बढ़ती है, बेस्ट परफॉर्मर्स एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां वो ओवरथिंकिंग से इंस्टिंक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। वो अब क्या करना चाहिए नहीं सोचते, वो बस जानते हैं। ओवर एनालाइजिंग उस नेचुरल फ्लो को तोड़ता है और परफॉर्मेंस को स्लो और हेजिटेंट बना देता है। मान लीजिए एक एलीट परफॉर्मर अपने बिगेस्ट मोमेंट्स में बताता है कि वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। उसका बॉडी और माइंड सालों की प्रैक्टिस के थ्रू ऑटोमेटिकली सही डिसीजन ले रहा था। जितना ज्यादा वो सोचता, उतना ही वो हेजिटेंट हो जाता। अगर हम एक नए ड्राइवर की बात करें, तो वो हर टर्न पर कॉन्शियसली सोचता है, ब्रेक कब लगाऊं, स्टीयरिंग कितना घुमाऊं। एक एक्सपीरियंस ड्राइवर ये सब बिना सोचे करता है, उसका इंस्टिंक्ट काम करता है। यही फर्क किसी भी हाई प्रेशर प्रोफेशन में सक्सेसफुल और हेजिटेंट परफॉर्मर के बीच होता है। साइकोलॉजी में ये ऑटोमेटिसिटी और एक्सपर्टीज डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। जब स्किल इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि वो प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर हो जाती है, कॉन्शियस थिंकिंग उसे स्लो कर देती है, ना कि इम्प्रूव। जिस एरिया में आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं, वहां अपने आप को ओवरथिंक करने से रोकें। जो पहला इंस्टिंक्ट आए, उसे ट्रस्ट करना प्रैक्टिस करें। आज एक डिसीजन ले, छोटा या बड़ा, अपने पहले इंस्टिंक्ट के बेसिस पर बिना ज्यादा देर सोचे। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपने ओवरथिंकिंग पैटर्न्स ऑब्जर्व करें। कहां आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? दिन 3 से 5 में एक फेमिलियर एरिया में इंस्टिंक्ट बेस्ड डिसीजंस लेना प्रैक्टिस करें। दिन 6 और 7 में देखें, क्या स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ी? 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में अपनी एक्सपर्टीज के एरियाज आइडेंटिफाई करें जहां इंस्टिंक्ट ट्रस्ट किया जा सकता है। वीक 2 में उन एरियाज में ओवरथिंकिंग कम करना प्रैक्टिस करें। वीक 3 में इंस्टिंक्ट बेस्ड डिसीजंस का आउटकम ट्रैक करें। वीक 4 में ओवरऑल कॉन्फिडेंस और स्पीड का रिव्यू करें। रोज पूछें, आज मैंने कितनी बार अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट किया, कितनी बार ओवरथिंक किया? रिफ्लेक्ट करें, आपकी कौन सी स्किल इतनी स्ट्रांग है कि आप अब भी उसमें अननेसेसरली ओवरथिंक करते हैं? चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर 5 की ओर, दी जोन। दी जोन एक मेंटल स्टेट है जहां बाहर की हर चीज से कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं। कोई फियर नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ टास्क पर टोटल कंसंट्रेशन। ये स्टेट अचीव करना एक स्किल है, लक नहीं।
ग्रोवर डिस्क्राइब करते हैं कि जोन में पहुंचने का मतलब है अपनी सारी एक्सटर्नल वरीज, पर्सनल, बिजनेस, कुछ भी को टेम्पररीली साइड में रख देना। यह नॉट थिंकिंग की स्टेट है, क्योंकि थिंकिंग आपका फोकस हर चीज की तरफ ले जाता है, जबकि जोन का मतलब है अपना फोकस सिर्फ एक चीज पर लॉक करना। ये स्टेट नेचुरली नहीं आती, इसे डेलिबरेटली प्रैक्टिस और ट्रिगर्स के थ्रू डेवलप किया जाता है। एक परफॉर्मर अपने सबसे बड़े मोमेंट से पहले अपने आसपास की हर चीज, क्राउड नॉइज, प्रेशर, पर्सनल प्रॉब्लम्स को कॉन्शियसली ब्लॉक करता है। किसी पुराने फैमिलियर रूटीन जैसे एक स्पेसिफिक सॉन्ग सुनना का यूज करके खुद को उस जोन में ले जाता है। उस मोमेंट में सिर्फ टास्क एग्जिस्ट करता है, कुछ और नहीं। अगर एक सर्जन की बात करें तो ऑपरेशन के दौरान वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह भूल जाता है। उसका पूरा फोकस सिर्फ उस प्रोसीजर पर होता है। एक दूसरा प्रोफेशनल जो अपनी जोन डेवलप नहीं कर पाया, मीटिंग्स में भी अपनी पर्सनल चिंता के थॉट से डिस्ट्रैक्टेड रहता है। उसकी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रहती है। ये फ्लो स्टेट साइकोलॉजी रिसर्च से डायरेक्टली रिलेटेड है। जब चैलेंज और स्किल परफेक्टली बैलेंस होते हैं और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो जाते हैं, लोग अपनी पीक परफॉर्मेंस स्टेट में एंटर करते हैं। अपना खुद का जोन ट्रिगर डेवलप करें। एक स्पेसिफिक रूटीन, रिचुअल या क्यू जो आपको कंसिस्टेंटली फोकस की स्टेट में ले जाए, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। अपने अगले इंपॉर्टेंट टास्क से पहले एक 2 मिनट रूटीन ट्राई करें जो आपको एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट करे, जैसे डीप ब्रीदिंग, स्पेसिफिक म्यूजिक या साइलेंस। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 और 2 में अपने पास्ट बेस्ट परफॉर्मेंस मोमेंट्स याद करें। तब आपका मेंटल स्टेट कैसा था? दिन 3 से 5 में एक पर्सनल जोन ट्रिगर डेवलप करें और उसे प्रैक्टिस करें। दिन 6 और 7 में देखें क्या ट्रिगर कंसिस्टेंटली फोकस ला रहा है। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 में अपना जोन ट्रिगर फाइनलाइज करें। वीक 2 में हर इंपॉर्टेंट टास्क से पहले उसे कंसिस्टेंटली यूज करें। वीक 3 में हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी जोन एक्सेस करना प्रैक्टिस करें। वीक 4 में अपनी ओवरऑल फोकस कंसिस्टेंसी का रिव्यू करें। रोज पूछें, आज मैंने कितनी देर अपनी जोन में काम किया, कितनी देर डिस्ट्रैक्टेड रहा। रिफ्लेक्ट करें, आपका वो कौन सा मोमेंट था जब आप पूरी तरह जोन में थे। उस फीलिंग को आप कंसिस्टेंटली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग प्रेशर एज फ्यूल। प्रेशर को ईंधन की तरह इस्तेमाल करना बिग आइडिया। मुख्य विचार, ज्यादातर लोग प्रेशर, दबाव से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग ट्रूली रिलेंटलेस, निरंतर आगे बढ़ने वाले होते हैं, वो प्रेशर को एक्टिव तरीके से ढूंढते, सीख करते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेशर कोई खतरा, थ्रेट नहीं है, बल्कि एक ईंधन, फ्यूल है जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस को पूरी तरह से अनलॉक करता है। डीप एक्सप्लेनेशन। गहरी व्याख्या। ग्रोवर का तर्क है कि असली कॉम्पिटिटर्स सिर्फ प्रेशर को हैंडल नहीं करते, वो जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस, परिस्थितियां क्रिएट करते हैं जहां प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाए, ताकि वो खुद को टेस्ट कर सके। जबकि एक एवरेज परफॉर्मर हमेशा प्रेशर को अवॉइड करता है या सिर्फ उससे किसी तरह सर्वाइव करने, बचने की कोशिश करता है। वही एक टॉप परफॉर्मर, क्लीनर, प्रेशर का खुले दिल से स्वागत, वेलकम करता है। उन्हें पता होता है कि उनकी सबसे बेस्ट वर्जन तभी बाहर आती है जब स्टेक्स, दाव बहुत हाई हों। उनका मानना है कि प्रेशर से दूर भागने से इंसान कमजोर होता है, जबकि प्रेशर का सामना करने से वो मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत, मेंटली टफ बन जाता है। स्टोरी, कहानी। एक हाई प्रेशर बिजनेस डील में एक एग्जीक्यूटिव जानबूझकर खुद के लिए एग्रेसिव डेडलाइन सेट करता है, जबकि वो आसानी से एक लंबा और आरामदायक टाइमलाइन ले सकता था। उसकी पूरी टीम बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव अच्छी तरह जानता है कि वो प्रेशर में ही अपना सबसे बेस्ट और शार्प काम करता है। और आखिरकार वो डील समय से पहले सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली क्लोज हो जाती है। एग्जाम्पल, उदाहरण। इसे एक स्टूडेंट के उदाहरण से समझें। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले एकदम रिलैक्स रहने की कोशिश करता है और अपने आप को प्रेशर से पूरी तरह दूर रखता है। नतीजा ये होता है कि असली परीक्षा में उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज ही रह जाता है। वहीं
दूसरा स्टूडेंट जानबूझकर खुद को मॉक टेस्ट्स और टाइम प्रेशर वाली कठिन सिचुएशंस में डालता है, अपने लिए मुश्किल हालात पैदा करता है, जिससे असली एग्जाम में जब सच में प्रेशर आता है तो उसकी परफॉर्मेंस एकदम शार्प और कॉन्फिडेंट होती है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये साइकोलॉजी के यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस बटा सकारात्मक तनाव के कॉन्सेप्ट से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कंट्रोल्ड और खुद से क्रिएट किया गया प्रेशर, सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर, इंसान की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, बढ़ाता है, जबकि अवॉइड किया गया या अनकंट्रोल्ड प्रेशर सिर्फ एंजाइटी, घबराहट पैदा करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यावहारिक उपयोग अपनी प्रेपरेशन, तैयारी के दौरान जानबूझकर प्रेशर सिमुलेटिंग सिचुएशंस, प्रेशर का माहौल क्रिएट करें, ताकि जब असली पल, मोमेंट आए तो वो भारी प्रेशर आपके लिए बिल्कुल नया या डरावना ना हो। इमीडिएट एक्शन, तुरंत करने योग्य कार्य, अपने अगले बड़े टास्क, काम के लिए खुद को एक टाइटर डेडलाइन या एक हायर स्टैंडर्ड सेट करें। जानबूझकर अपना प्रेशर बढ़ाएं। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1 से 2 प्रेशर के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करें। क्या आप असल जिंदगी में इससे बचते हैं, अवॉइड करते हैं, या इसे ढूंढते हैं, सीख करते हैं? दिन 3 से 5 रोज एक छोटी सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर सिचुएशन की प्रैक्टिस करें, जैसे कम समय में काम खत्म करना। दिन 6 से 7 ध्यान दें और नोट करें, क्या आपकी परफॉर्मेंस उस प्रेशर में पहले से बेहतर हुई? 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 अपने प्रेशर अवॉइडेंस, प्रेशर से भागने वाले पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। वीक 2 अपनी जिंदगी के किसी एक एरिया में कॉन्शियसली, जानबूझकर प्रेशर बढ़ाएं। वीक 3 एक हाई स्टेक सिचुएशन को जानबूझकर क्रिएट करें और उसे शांत रहकर हैंडल करें। वीक 4 प्रेशर के साथ अपने ओवरऑल कंफर्ट का अच्छी तरह रिव्यू करें। प्रोग्रेस ट्रैकर, रोज खुद से पूछें, आज मैंने प्रेशर को अवॉइड किया या उसे एक बेहतरीन फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, विचार करने योग्य प्रश्न, आपकी जिंदगी का वो कौन सा एरिया है जहां आप लगातार प्रेशर से बचते आ रहे हैं, जबकि वही प्रेशर आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस को अनलॉक कर सकता है? चैप्टर 7 सक्सेस बाय एनी मीन्स नेसेसरी, किसी भी कीमत पर सफलता, बिग आइडिया। मुख्य विचार, ट्रूली रिलेंटलेस सक्सेस, सच्ची सफलता के लिए ट्रेड ऑफ्स, समझौते और बलिदान बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक ही चीज में पूरी तरह से अनस्टॉपेबल बन सकते हैं, और उसके लिए आपको बाकी चीजों में अपना टाइम और एनर्जी कम करनी ही पड़ेगी। ये एक बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार और मुश्किल चुनौती है। डीप एक्सप्लेनेशन, गहरी व्याख्या, ग्रोवर पूरी ब्लंट ऑनेस्टी, स्पष्टता और कड़वाहट के साथ बताते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का जो पॉपुलर आइडिया है वो सबके लिए काम नहीं करता। जो लोग ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल, असाधारण मुकाम तक पहुंचते हैं, उन्होंने कॉन्शियसली, सोच समझकर अपनी एनर्जी को सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करने के लिए बाकी सभी एरियाज में भारी सैक्रिफाइस, बलिदान किया है। यह कहना बिल्कुल गलत और भ्रामक होगा कि कोई भी इंसान सब कुछ परफेक्टली अचीव कर सकता है बिना किसी ट्रेड ऑफ के। रिलेंटलेस होने का असली मतलब है अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं को पूरी ईमानदारी से डिफाइन करना और सिर्फ उन्हीं के लिए अपनी पूरी एनर्जी और फोकस एलोकेट, समर्पित करना। स्टोरी, कहानी, एक टॉप परफॉर्मर अपने करियर के पीक ईयर्स में अपनी सोशल लाइफ, अपनी हॉबीज और यहां तक कि कई पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी कॉन्शियसली बहुत कम कर देता है। ये उसका वो सैक्रिफाइस था जो उसने अपने हुनर, क्राफ्ट के लिए जानबूझकर चुना था, और वो भी बिना किसी गिल्ट, अपराध बोध या पछतावे के। एग्जाम्पल, उदाहरण, एक एंटरप्रेन्योर अपने स्टार्टअप के क्रूशल, अहम फेज में अपनी फिटनेस रूटीन और सोशल आउटिंग्स, दोस्तों के साथ बाहर घूमना को एकदम कम कर देता है, जानबूझकर और टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अभी उसकी एनर्जी कहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अपना समय हर जगह बांटने के बजाय सिर्फ अपने स्टार्टअप में लगाता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये डिसीजन मेकिंग के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत कॉन्सेप्ट से गहराई से जुड़ा हुआ है। आपकी हर एक हाँ, यस किसी दूसरी चीज के लिए एक इम्प्लिसिट ना, नो होती है। जो लोग इस ट्रेड ऑफ को कॉन्शियसली, पूरी चेतना के साथ एक्सेप्ट करते हैं, उनका फोकस
और आउटपुट दोनों बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्यावहारिक उपयोग, अपनी करंट प्रायोरिटीज को पूरी ईमानदारी के साथ लिस्ट करें और खुद से पूछें, मैं किस चीज के लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करने को रेडी हूं और क्या मेरी करंट एनर्जी एलोकेशन, समय और ऊर्जा का बंटवारा उससे मैच करती है। इमीडिएट एक्शन, तुरंत करने योग्य कार्य। कोई एक ऐसा एरिया चुनें जहां आप आज ही अपनी एनर्जी कम कर सकते हैं ताकि आप अपने सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले काम को वो समय और एनर्जी दे सके। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 से 2 अपनी करंट एनर्जी एलोकेशन को ऑनेस्टली रिव्यू करें कि आपका कीमती समय आखिर कहां जा रहा है। दिन 3 से 5 किसी एक लो प्रायोरिटी एरिया जो उतना जरूरी नहीं है में कॉन्शियसली अपना टाइम और एनर्जी कम करें। दिन 6 से 7 उस बची हुई एनर्जी को अपनी टॉप प्रायोरिटी वाले काम में पूरी तरह इन्वेस्ट करें। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1 अपनी टॉप एक प्रायोरिटी को बहुत क्लियरली डिफाइन करें। वीक 2 बाकी के एरियाज में कॉन्शियसली ट्रेड ऑफ्स, बलिदान और समझौते करें। वीक 3 अपनी टॉप प्रायोरिटी में अपनी फुल एनर्जी इन्वेस्ट करें बिना किसी भटकाव के। वीक 4 अपने रिजल्ट्स और अपनी सेटिस्फैक्शन का गहराई से रिव्यू करें। प्रोग्रेस ट्रैकर। रोज खुद से पूछें, आज मेरी एनर्जी कहां गई? क्या वो मेरी टॉप प्रायोरिटी से सच में मैच करती है? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। विचार करने योग्य प्रश्न। आप अपने सबसे बड़े गोल को हासिल करने के लिए जेन्युइनली क्या सैक्रिफाइस, कुर्बान करने को रेडी है? चैप्टर 8 आउनिंग योर मिस्टेक्स। एक क्लीनर अपनी गलतियों को बिना कोई एक्सक्यूज दिए और बिना किसी और को ब्लेम, दोष किए खुले तौर पर एक्सेप्ट करता है। यही अकाउंटेबिलिटी ही उन्हें लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, भरोसा और रिस्पेक्ट, सम्मान दिलाती है। डीप एक्सप्लेनेशन। ग्रोवर एक्सप्लेन करते हैं कि जब कुछ भी गलत होता है तो कूलर्स बहाने बनाते हैं, क्लोजर्स दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन क्लीनर्स सीधे सामने आकर कहते हैं, हाँ, ये मेरी गलती थी। ये कोई वल्नरेबिलिटी, कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, ताकत है। क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों को ओपनली, खुलेआम ओन करता है, मानता है, वो अपनी खुद की ग्रोथ और अपनी टीम का ट्रस्ट दोनों ही बहुत तेजी से बिल्ड करता है। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो आप दूसरों से उस पर उंगली उठाने का मौका छीन लेते हैं और सीधे सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। स्टोरी, कहानी एक हाई स्टेक सिचुएशन, अहम मौके में एक डिसीजन पूरी तरह गलत निकलता है। टीम का लीडर तुरंत, बिना किसी डिफेंसिवनेस, बचाव के पूरी टीम के सामने आकर कहता है, ये मेरी कॉल, फैसला थी और मैं गलत था। टीम का रिस्पेक्ट उस लीडर के लिए अचानक बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वहां कोई ब्लेम गेम नहीं होता, कोई राजनीति नहीं होती। सबको पता होता है कि उनका लीडर जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता। एग्जाम्पल, एक मैनेजर अपने प्रोजेक्ट के फेल होने पर अपनी पूरी टीम को ब्लेम करता है कि तुम लोगों ने ठीक से काम नहीं किया। नतीजा, टीम डिमोटिवेट हो जाती है। दूसरा मैनेजर उसी सिचुएशन में अपनी खुद की प्लानिंग की गलती एक्सेप्ट करता है और कहता है, मेरी प्लानिंग में कमी थी, चलो देखते हैं आगे क्या करना है। दूसरी टीम की लॉयल्टी और परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। साइकोलॉजी, ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रस्ट बिल्डिंग के ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी रिसर्च से सीधे तौर पर जुड़ा है। वो लीडर्स जो अपनी मिस्टेक्स ओपनली ओन करते हैं, उनकी टीम्स में साइकोलॉजिकल सेफ्टी और परफॉर्मेंस दोनों बहुत ज्यादा बढ़ती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब भी कुछ गलत हो, अपने आप से तुरंत पूछें, क्या मैं इसे ओन कर रहा हूं, जिम्मेदारी ले रहा हूं, या कोई एक्सक्यूज, बहाना ढूंढ रहा हूं? और कॉन्शियसली ओनरशिप, जिम्मेदारी को चुने। इमीडिएट एक्शन, अपनी कोई एक रीसेंट याद करें जिसे आपने फुली ओन नहीं किया था और आज उसे कंसर्न्ड इंसान के सामने ओपनली एक्सेप्ट करें। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 से 2 अपने एक्सक्यूज गिविंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। दिन 3 से 5 हर मिस्टेक को तुरंत
बिना डिफेंसिवनेस के ओन करना प्रैक्टिस करें। दिन 6 से 7 देखें और महसूस करें। क्या आपके रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट, भरोसा बढ़ा? 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1, अपनी अकाउंटेबिलिटी हैबिट्स का ऑनेस्ट रिव्यू करें। वीक 2, हर छोटी गलती को ओपनली ओन करना प्रैक्टिस करें। वीक 3, किसी एक बड़ी मिस्टेक को भी फुली ओन करें, बिना ब्लेम शिफ्ट किए। वीक 4, अपने रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट लेवल का गहराई से रिव्यू करें। प्रोग्रेस ट्रैकर। रोज खुद से पूछें, आज मैंने अपनी गलतियों को ओन किया या बहाना दिया? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी वो कौन सी रीसेंट गलती है जिसे आपने अभी तक फुली एक्सेप्ट नहीं किया है और क्यों? चैप्टर 9, कंट्रोलिंग इमोशन, नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट। रिलेंटलेस लोग अपनी भावनाओं, इमोशंस को पूरी तरह सप्रेस, दबाते नहीं करते, लेकिन वो उन्हें खुद पर कंट्रोल भी नहीं करने देते। वो अपनी इमोशनल इंटेंसिटी को एक टूल, हथियार की तरह यूज करते हैं, ना कि एक वीकनेस, कमजोरी की तरह। डीप एक्सप्लेनेशन, गहरी व्याख्या। ग्रोवर एक्सप्लेन करते हैं कि इमोशन, भावना खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशन आपके डिसीजंस को ड्राइव, नियंत्रित करने लगती है। एक क्लीनर अपनी एंगर, गुस्से, अपनी फ्रस्ट्रेशन, निराशा, अपनी इंटेंसिटी को पूरी तरह फील करता है, लेकिन उसे चैनल करता है, दिशा देता है अपनी परफॉर्मेंस में, ना कि किसी रिएक्टिव बिहेवियर में। ये इमोशनल सप्रेशन नहीं है, ये इमोशनल मास्टरी है, जहां आप अपनी फीलिंग्स के बावजूद एकदम क्लियर हेडेड, शांत दिमाग रहते हैं और सही फैसला लेते हैं। स्टोरी, कहानी। एक हाई प्रेशर मोमेंट में एक परफॉर्मर को अनफेयरली क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके अंदर बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो उस गुस्से को अपनी अगली परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा इंटेंसिटी के रूप में चैनल करता है। जुबान से रिएक्शन देने की जगह वो अपने रिजल्ट से करारा जवाब देता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय क्रिटिसिज्म, आलोचना सुनकर तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और बहस, आर्ग्यूमेंट में पड़ जाता है। नतीजा, उसका काम सफर करता है। दूसरा एम्प्लॉय वही क्रिटिसिज्म सुनकर अपनी फ्रस्ट्रेशन, निराशा को नोट करता है, उसे महसूस करता है, लेकिन उसे अपने काम को इंप्रूव करने में एक फ्यूल की तरह यूज करता है, बिना रिएक्टिव हुए। साइकोलॉजी, ये इमोशनल रेगुलेशन के साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। जो लोग अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज, स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने एक्शंस को डिक्टेट, निर्देशित नहीं करने देते, उनकी डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस दोनों कंसिस्टेंटली बहुत बेहतर होती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, खुद से तुरंत पूछें, मैं इस इमोशन को खुद पर रिएक्ट करने दूं या इसे अपनी परफॉर्मेंस में चैनल करूं, दिशा दूं? इमीडिएट एक्शन, अपनी आज की कोई एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन याद करें और सोचे कि अगर आप उसे चैनल करते, ना कि रिएक्ट करते, तो नतीजा क्या अलग होता। 7 डे एक्शन प्लान। दिन 1 से 2, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें। दिन 3 से 5, हर ट्रिगर पर रिएक्ट करने की जगह उसे चैनल करना प्रैक्टिस करें। दिन 6 से 7, नोट करें, क्या आपके डिसीजन ज्यादा क्लियर हेडेड, समझदारी भरे हुए। 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। वीक 1, अपने इमोशनल पैटर्न्स का एक ऑनेस्ट रिव्यू करें। वीक 2, किसी एक रिकरिंग ट्रिगर को कॉन्शियसली चैनल करना प्रैक्टिस करें। वीक 3, किसी हाई प्रेशर सिचुएशन में अपना इमोशनल कंट्रोल पूरी तरह अप्लाई करें। वीक 4, अपनी ओवरऑल इमोशनल मास्टरी का गहराई से रिव्यू करें। प्रोग्रेस ट्रैकर। रोज खुद से पूछें, आज मैंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया या वो मुझे कंट्रोल कर रही थी। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपका वो कौन सा इमोशनल ट्रिगर है जो अक्सर आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और उसे आप अपने फायदे के लिए चैनल कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 10, नेवर बीइंग सैटिस्फाइड। रिलेंटलेसनेस, निरंतरता की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। जो लोग ट्रूली अनस्टॉपेबल हैं, वो कभी अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक नहीं जाते। हर अचीवमेंट,
उपलब्धि के बाद उनका अगला सवाल हमेशा यही होता है, अब क्या और बेहतर क्या हो सकता है? डीप एक्सप्लेनेशन। ग्रोवर अपने फाइनल मैसेज में बिल्कुल साफ साफ क्लैरिफाई करते हैं कि रिलेंटलेस होना कोई एक डेस्टिनेशन, मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस चॉइस है। जो लोग किसी बड़ी सक्सेस के बाद रिलैक्स कर जाते हैं, आराम करने लगते हैं, वो धीरे धीरे अपनी एज, धार खो देते हैं। क्लीनर्स अपनी बिगेस्ट विंस के बाद भी खुद से पूछते हैं, अब अगला लेवल क्या है? चाहे वो अगला लेवल अभी ठीक से डिफाइन, तय भी ना हुआ हो। यही माइंडसेट उन्हें कंसिस्टेंटली, लगातार चोटी, पीक पर बनाए रखता है, क्योंकि उनके लिए अच्छा, गुड कभी भी काफी, इनफ नहीं होता। एक लेजेंडरी परफॉर्मर अपनी सबसे बड़ी चैंपियनशिप जीतने के तुरंत बाद, जब सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, उस सेलिब्रेशन के बीच में ही अपनी टीम से पूछता है, नेक्स्ट सीजन हम और क्या इंप्रूव, बेहतर कर सकते हैं? उसके लिए वो जीत सेलिब्रेशन का एक मोमेंट तो थी, लेकिन वो रुकने का सिग्नल, इशारा बिल्कुल नहीं थी। एग्जाम्पल, एक बिजनेस अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर के बाद रिलैक्स कर जाता है, अपनी इंटेंसिटी, तेजी कम कर देता है। नतीजा ये होता है कि उनका अगला क्वार्टर बिल्कुल एवरेज, औसत निकलता है। वही दूसरा बिजनेस अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्वार्टर के तुरंत बाद एक नया और उससे भी बड़ा टारगेट सेट करता है और अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को लगातार मेंटेन करता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, यह है ग्रोथ माइंडसेट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की साइकोलॉजी रिसर्च से सीधे तौर पर जुड़ा है। जो लोग अपनी आइडेंटिटी को ऑलरेडी अराइव्ड की जगह हमेशा डेवलपिंग मानते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बहुत हाई रहती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपनी हर अचीवमेंट के बाद सेलिब्रेशन के साथ साथ खुद से ये सवाल जरूर पूछें, अब अगला लेवल क्या है? ऐसा अपनी करंट सक्सेस को कम आके अंडरमाइन किए बिना करें। इमीडिएट एक्शन, अपनी सबसे रीसेंट अचीवमेंट को याद करें और तुरंत एक नया और थोड़ा बड़ा गोल डिफाइन करें। 7 डे एक्शन प्लान, दिन 1-2 अपनी पास्ट अचीवमेंट्स के बाद के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। क्या आप जीतने के बाद रिलैक्स कर जाते हैं? दिन 3-5 रोज अपनी करंट सक्सेस के बाद अगला छोटा इंप्रूवमेंट टारगेट सेट करें। दिन 6-7 देखें, क्या आपका मोमेंटम, रफ्तार मेंटेन हुआ? 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, वीक 1 अपना नेवर सैटिस्फाइड माइंडसेट, कभी संतुष्ट ना होने वाला रवैया कॉन्शियसली डेवलप करना शुरू करें। वीक 2 किसी रीसेंट विन के बाद एक नया टारगेट सेट करें। वीक 3 कंसिस्टेंटली अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा और ऊपर ले जाए। वीक 4 अपनी ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का गहराई से रिव्यू करें। प्रोग्रेस ट्रैकर, रोज खुद से पूछें, आज मैंने खुद को अपनी करंट सक्सेस में सेटिस्फाई होकर रुकने दिया या मैं आगे बढ़ा? रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, आपकी वो कौन सी अचीवमेंट है जिसके बाद आप अराइव कर गए थे, यानी रुक गए थे, और अगर आप वहां से आगे बढ़ते तो आपका अगला लेवल क्या होता? तो दोस्तों, हमने इस किताब में देखा क्लीनर्स, क्लोजर्स, कूलर्स, 3 तरह के माइंडसेट्स जो ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने रिलेंटलेस हैं। बोर्न बैड, टॉट टू बी गुड। हमारी रॉ इंस्टिंक्ट को सोसाइटी ने दबा दिया है, उसे वापस ढूंढना बहुत जरूरी है। द केज्ड लायन, कंफर्ट हमारी हंगर, भूख छीन लेता है, इसलिए अनकंफर्टेबल रहना जरूरी है। ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स, ओवरथिंकिंग छोड़ो और अपनी सालों की प्रैक्टिस पर भरोसा करो। द जोन, टोटल फोकस की वो स्टेट जिसे डेलिबरेटली, जानबूझकर डेवलप किया जा सकता है। यूजिंग प्रेशर एज फ्यूल, प्रेशर से भागो मत, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। सक्सेस बाय एनी मीन्स नेसेसरी, बड़ी सक्सेस के लिए ऑनेस्ट ट्रेड ऑफ्स, समझौते और बलिदान जरूरी है। आउनिंग योर मिस्टेक्स, बिना कोई एक्सक्यूज दिए अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना ही असली स्ट्रेंथ है। कंट्रोलिंग इमोशन, नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय इट, इमोशंस को फील करो लेकिन उन्हें अपनी परफॉर्मेंस में चैनल करो। नेवर बीइंग सैटिस्फाइड, कोई फिनिश लाइन नहीं होती, हर जीत के बाद अपना अगला लेवल ढूंढो।
इस पूरी बुक का एक टेक अवे यही है, रिलेंटलेस होना कोई ऊपर वाले का गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक रोज रोज का चुनाव है। अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना, प्रेशर को गले लगाना, एम्ब्रेस करना, और कभी भी ये काफी है ना कहना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो अपनी फील्ड में नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। और ऐसे ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, टैलेंट आपको सिर्फ एक शुरुआत देता है, लेकिन आपकी रेलेंटलेसनेस, निरंतरता ही आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। तो आज से अपने एक्सक्यूजेस छोड़ो और अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना शुरू करो। एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑडियो बुक्स, होस्ट पंकज कुमार राज।